बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो लेसन हम लोगों ने स्टडी करना है दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। इस म्यूचुअल इंडक्शन में हमारे पास वी हैव टू कॉइल्स जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। इनमें से एक ऐसा कॉइल होगा जिसके साथ हमने सोर्स ऑफ करंट अटैच किया हुआ है। यहाँ आप कह लीजिए बैटरी लगाई हुई है या सेल लगाया हुआ है, यहाँ से हम करंट जनरेट करवाएंगे। ये जो कॉइल होगा इस कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल कहेंगे। क्या कहेंगे? सो दिस इज योर प्राइमरी कॉइल। और ये वो कॉइल है जिस कॉइल से हम आउटपुट लेंगे, हमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो रिजल्ट्स लेंगे। इस वजह से इस कॉइल को हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। इस कॉइल के क्रॉस जो आपने सोर्स, सेल या बैटरी लगाई उसका जो पोटेंशियल है उसको V से रिप्रेजेंट करेंगे। और चूंकि ये प्राइमरी कॉइल है तो उसको मैं VP कह दूंगा। हम कन्वेंशनल करंट को कंसीडर करेंगे। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल। करंट ऐसे आएगा और इसके पीछे एक वायर है, उस वायर से होता हुआ इस तरह, वायर कैसे पीछे से होता हुआ ऊपर से इस तरह नीचे आएगा। तो ये करंट की डायरेक्शन है। ये जो एरो है, ये वाला एरो, ये रियोस्टेट का सिंबल होता है। इस एरो का ये टोटल जो ये एरो और ये जो रेजिस्टर है ये रियोस्टेट है, ठीक है। इस एरो को करंट की डायरेक्शन वाले एरो के साथ कंफ्यूज नहीं करना। दिस होल सर्कल इज रियोस्टेट। विच इज यूज्ड एज अ वेरिएबल रेजिस्टर। ये वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पर यूज हो रहा है। क्यों यूज हो रहा है उसको हम आगे देख लेते हैं। तो ये करंट ऐसे जाएगा, फ्रंट जो पोर्शन है उसमें जो करंट है वो अप से डाउन आता हुआ नजर आएगा, फिर ऐसे डाउन आते हुए इस तरह वापस आ जाएगा और ये पाथ कंप्लीट हो जाएगा। इस करंट की डायरेक्शन जो कि मैंने पहले अर्ज किया, फ्रंट पोर्शन देखेंगे तो अप से डाउन है, तो थंब इस डायरेक्शन में होगा। और मैंने पहले बताया था कि जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कौन सा पोल देगा? नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ये डायरेक्शन है। इसकी वजह से जो जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब इस प्राइमरी कॉइल के साथ ही थोड़े फासले पर हम लोगों ने एक दूसरा कॉइल रखा है। इस कॉइल को हम सेकेंडरी कॉइल कहेंगे। इस सेकेंडरी कॉइल को हमने एक गैल्वानोमीटर के साथ अटैच कर दिया। गैल्वानोमीटर इज जस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट द पैसेज ऑफ करंट। किसी किस्म का सोर्स ऑफ करंट यहां पर नजर नहीं आ रहा। अब क्या होगा, किस तरह का फिनोमिना होगा, पहले उस फिनोमिना को मैं डेफिनेशन की फॉर्म में लिखूंगा, फिर हम उसका मैथमेटिकल रिलेशन देखेंगे और उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो डेफिनेशन नोट कीजिएगा प्लीज। द फिनोमिनन in which changing in current in one coil, और यहां पर वो वन कॉइल कौन सा है? प्राइमरी कॉइल। induced an EMF in secondary
coil or other coil आप लिख सकते हैं, is known as mutual induction. दिस इज नाउन एज म्यूचुअल इंडक्शन। इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। ये फिनोमिना हम इधर क्यों स्टडी कर रहे हैं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। इसकी एक एप्लीकेशन में आपको बता देता हूं, उससे आपको इसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया हो जाएगा। हमारे जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर्स वर्क on the basis of mutual इंडक्शन। ये उनका वर्किंग प्रिंसिपल है। हमें आगे ट्रांसफार्मर को भी स्टडी करना है, वहां पर भी आपको डिटेल में पता चल जाएगा। अब जरा गौर कीजिए, मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा कि ये ऐसा फिनोमिना है जिसमें चेंज इन करंट होगा एक कॉइल में। मतलब एक कॉइल में हम करंट को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? उसके डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। उन डिफरेंट मेथड्स में से एक मेथड मैंने यहां पर अप्लाई किया कि मैंने एक सर्किट लिया, उस सर्किट को अटैच कर दिया। ये एक प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल के साथ ये आपका सोर्स ऑफ करंट है और ये रियोस्टेट है। जब आप स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब आपने स्विच ऑफ था तो करंट की वैल्यू क्या थी? 0 थी। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो करंट की वैल्यू बढ़ के आई हो गई। मींस करंट की वैल्यू में क्या आया? चेंज। तो अगर एक दफा चेंज हो गया तो हो गया, उसके बाद चेंज नहीं होगा। लेकिन हमें ये फिनोमिना नहीं मिलेगा। तो करंट की वैल्यू को मुसलसल चेंज करने के लिए हमने यहां पर रियोस्टेट यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया? रियोस्टेट। उस रियोस्टेट को हमने यूज किया एज अ वेरिएबल रेजिस्टर। इस रियोस्टेट की मदद से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो ज्यादा करंट गुजरेगा, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो कम करंट। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि इस कॉइल में से गुजरने वाला जो करंट है उसकी वैल्यू मुसलसल क्या हो रही है? चेंज हो रही है। स्टूडेंट्स, जब इस कॉइल में गुजरने वाले करंट की वैल्यू मुसलसल चेंज होगी तो उस करंट की वजह से जो पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू भी मुसलसल चेंज होगी। जब करंट की वैल्यू मुसलसल चेंज होगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू भी मुसलसल चेंज होगी। लिहाजा मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास ये जो प्राइमरी कॉइल है, इस प्राइमरी कॉइल में से गुजरने वाला करंट की वैल्यू मुसलसल चेंज हो रही है। लिहाजा इसमें जो जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी वैल्यू भी मुसलसल चेंज हो रही। सो चेंज इन करंट इन वन कॉइल विच इज नाउन एज प्राइमरी कॉइल। अच्छा, इससे क्या होगा फिर हम आगे भी देख लेते हैं। हमने पिछले टॉपिक्स में एक टॉपिक पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को हमने BA से रिप्रेजेंट किया था विद मैक्सिमम वैल्यू। एंगल को मैं इधर कंसीडर नहीं कर रहा और इसकी वैल्यू को मैं मैक्सिमम ले रहा हूं। अब मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज करने की दो पॉसिबिलिटीज हैं। उनमें से एक ये है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, एरिया एज इट इज रहे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को सेम रखो और एरिया क्या हो? चेंज हो। वैसे तीसरी भी है कि आप दोनों को भी चेंज करवा सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये टेक्निकली थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, सेटअप डिफरेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या फिनोमिना हो रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं इस सेकेंडरी कॉइल में, इस सेकेंडरी कॉइल का ये बैक साइड है, इसका कोई ना कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया तो होगा। तो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेट्स से मैं एक कॉइल बना देता हूँ, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
एंटर हो रही हैं तो उनकी वैल्यू में मुसलसल क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। मुसलसल क्या आ रहा है, आप वैसे भी देख रहे हो कि लेट से अगर 5 लाइंस इधर से निकली हैं तो 3 या 4 एंटर होंगी, बाकी नहीं होंगी, और जो एंटर हो रही हैं उनकी वैल्यू में भी मुसलसल क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो सेकेंडरी कॉइल है, इस सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। अब जब सेकेंडरी कॉइल में साथ वाले दूसरे कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू मुसलसल चेंज होगी, तो आपने फ्राडेज लॉ पढ़ा है कि अगर किसी भी जगह पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसमें क्या इंड्यूस हो जाती है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है विद नेगेटिव साइन। और नेगेटिव साइन की फिजिकल रीजन है जो पिछले लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हुआ, करंट चेंज होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में जो एंटर होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी वैल्यू चेंज हुई। जब वैल्यू चेंज हुई तो फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किस कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में। जब सेकेंडरी कॉइल में ये चेंज हुआ उसने सेकेंडरी कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस कर दी, ईएमएफ। क्या इंड्यूस कर दी स्टूडेंट्स, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या जनरेट करेगी, करंट जनरेट करेगी, जिसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट। और वो इंड्यूस करंट इस कॉइल गैल्वानोमीटर में से गुजरेगा तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इसी सारे फिनोमिना को मैंने डेफिनेशन की फॉर्म में लिख दिया, द फिनोमिना इन विच चेंज इन करंट इन वन कॉइल विच इज नाउन एज प्राइमरी कॉइल इंड्यूस्ड एन ईएमएफ। इसके नतीजे में ईएमएफ इंड्यूस होगी किस कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल या अदर कॉइल, सेकेंड कॉइल कह लीजिए। एंड दिस फिनोमिनन इज नाउन एज म्यूचुअल इंडक्शन। इज दैट क्लियर? फिनोमिना की समझ आई? कोई मसला तो नहीं किसी को? चलिए जी, अब इसकी छोटी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बड़ी आसान है। अब हम कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे दीजिए। एक्सप्लेनेशन as we know, as according to Faraday's law, epsilon is equal to negative of n delta phi over delta t. This is our Faraday's law. Here we are inducing EMF in secondary coil. That's why this relation can be written as epsilon s, s for secondary coil, is equal to negative sign of ns. Ns means number of turns of secondary coil, ns, number of turns of secondary coil. This is change in magnetic flux in secondary coil over change in time. So that is your basic equation. This is your equation number 1. Is that clear? अच्छा, अब इस इक्वेशन को हमने डिस्कस करना है। सारी डिस्कशन इस इक्वेशन पर आके खत्म होगी। स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट को मैं IP कह सकता हूं। एग्री? यस सर। इस IP करंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई।
ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर हुई सेकेंडरी कॉइल में, और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के एंटर होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ। एग्री? क्यों? अगर हमें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स का रिलेशन है बी ए, अगर बी जीरो हो जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की करंट ने किस कॉइल में? प्राइमरी कॉइल में। ये करंट का रिलेशन है, आई पी डायरेक्शन है, इसलिए मूव कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मुझे अलाउ करें तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सेकेंडरी कॉइल में जनरेट होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एक्चुअली जनरेट हो रहा है प्राइमरी कॉइल में से गुजरने वाली करंट की वजह से। मैं अपना जुमला रिपीट कर रहा हूं, सेकेंडरी कॉइल में जनरेट होने वाला, सेकेंडरी कॉइल में जनरेट होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स एक्चुअली जनरेट हो रहा है प्राइमरी कॉइल में से गुजरने वाले करंट की वजह से। अगर प्राइमरी कॉइल में से करंट ना गुजरता तो मैग्नेटिक फील्ड ना पैदा होती, अगर मैग्नेटिक फील्ड ना होती तो फ्लक्स भी जनरेट नहीं होता। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब ये सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स तो जनरेट हुआ, तो क्या ये एक सिंगल कॉइल की वजह से जनरेट हुआ? नहीं, उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं? एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो होगा एन एस फाई एस इज प्रोपोर्शनल टू आई पी। इसको भी आप चाहे तो ये डायरेक्ट फिनोमेना ही लिख लीजिए, इसको चाहे ना लिखिएगा, लेकिन चले मैं इधर भी लिख देता हूं ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। वैसे वो इक्वेशन रिपीट हो गई है, आप एक दफ़ा ही लिख लीजिए। इज दैट क्लियर? ये रिलेशन आपको क्लियर है? अगर इस रिलेशन को मैं एज इट इज लिखूं एन एस फाई एस, देयर वुड बी कॉन्स्ट इक्वलिटी साइन, और इक्वलिटी के साइन के साथ एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, उसको बेटा मैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करूंगा, और साथ आ जाएगा आई विच इज करंट एंड पी इन प्राइमरी कॉइल। देखिए ये इक्वेशन दी हुई है, इसको प्लीज टिक कीजिए, ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ओके, कॉमन सेंस यूज करते हैं हम, होप सो कॉमन होगी आप लोगों में। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल हम चेंज नहीं कर सकते, जो हैं वही हैं, फिक्स हैं। एक जो कॉइल एरिया उसमें जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं वही रहेंगे। आप गौर कीजिए, m इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट है, नहीं चेंज कर सकते। एक प्राइमरी कॉइल में अगर करंट चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें क्या चीज चेंज होगी? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। लिहाजा देखिए, उसने प्राइमरी के साथ अगर डेल्टा लिखा है तो उधर सेकेंडरी के साथ भी उसने डेल्टा लिखा होगा। ऐसा ही है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब जरा इक्वेशन 1 के ऊपर तो नजर दोहराइए, क्या इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में मैं यूज कर सकता हूं? और कीजिए, एन एस डेल्टा फाई एस इज इक्वल टू एम डेल्टा आई पी, और इधर है एन एस डेल्टा फाई एस। अब एन एस डेल्टा फाई एस की वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 में यूज करनी है, सो आई कैन से यूजिंग इक्वेशन equation 2 in equation 1. So you have epsilon s, which is induced EMF in secondary coil, is equal to negative of, what is this? M delta I P over delta T. जी ये क्लियर सबको? अगर ये क्लियर है तो देखें कितना सिंपल सा टॉपिक था, हमारी कैलकुलेशन ख़त्म भी हो गई। ज़रा डेफिनेशन के ऊपर फिर जाइएगा, मैं थोड़ी सी जहमत दूंगा आप लोगों को, ज़रा ध्यान दीजिए। द फिनोमिना इन विच चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल, change in current in so look at this, the phenomena in which change in current in primary coil induce an EMF in a secondary coil is known as mutual induction. Is that clear? अच्छा, अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए पेपर में, सबसे पहले डेफिनेशन,
फिर एप्लीकेशन, नीचे हेडिंग दे दीजिएगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैंने जानबूझ के पहले नहीं लिखा था ताकि आप लोगों को फाइनल रिलेशन लिखवा के उसको डेफिनेशन के साथ कंपेयर करके फिर मैं आपको बताऊंगा। या व्हाट इज दिस एम? जनरल नेम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ वो तो हर इक्वेशन में होगा, लेकिन यहां पर इसका क्या नाम है? हेयर दिस इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसकी भी डेफिनेशन कर लेते हैं। फिर इसका यूनिट क्या होगा वो भी हमने देखना है, इंपॉर्टेंट। और इसकी डिपेंडेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो फैक्टर्स हमने स्टडी करने हैं। अगर ये दो फैक्टर हमें क्लियर हो गए तो हमारा आज का लेसन कंप्लीट हो जाएगा और कुछ भी नहीं पीछे रहेगा। ठीक है, अब जरा ये देखिए, मैं मुख्तलिफ रिलेशंस की मदद से इसकी डिपेंडेंस को देख सकता हूं। अगर मैं इक्वेशन 2 देखूं, मैं साइड पर लिख देता हूं इक्वेशन 2, तो इट कुड बी m इज इक्वल टू n डेल्टा फाई ओवर, अच्छा n एज इट इज। इसके डिपेंडेंस को डिस्कस करने के लिए मैं कर रहा हूं, ये कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं है। फाई क्या है? डेल्टा बी ए ओवर, अच्छा उसने कहा है, बुक में देखिए ये चीजें लिखी हुई हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स। देखिए लिखा हुआ है, प्लीज अंडरलाइन कीजिएगा कौन कौन सी डिपेंडेंस है। नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगी एंड क्लोजनेस ऑफ द कॉइल्स। देखो ये बात की है उसने, अंडरलाइन कीजिए। कॉइल के क्लोजनेस का क्या फायदा होगा बेटा? जितने कॉइल, ये कॉइल्स एक दूसरे के करीब करीब होंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर नहीं जाएंगी। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के अंदर रहेंगी उसकी वैल्यू उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। जितनी वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगी उतना चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? ज्यादा होगा, और ये m की वैल्यू भी ज्यादा होगा। और तीसरा उसने कौन सा वेक्टर लिया कि वो कोर, जिस कोर के ऊपर आप इसको क्या कर रहे हो? बाउंड कर रहे हो। ये बड़ी अहम बात है। देखिए, इसको किसी ना किसी चीज के ऊपर तो बाउंड हमने करना है ना, तो हमने ये देखना है वो हमने कौन सा मटेरियल लिया है जिसके ऊपर इस कॉइल को हमने बाउंड किया है। अगर वो मटेरियल ऐसा लें जो मैग्नेटिक फील्ड को हेट करे, अच्छा ना समझे, तो उस वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर वीक हो जाएगी, ये फिनोमेना भी नहीं होगा। इस तरह के मटेरियल्स को हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। और अगर हम ऐसा मटेरियल लें जो कि मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करे, बल्कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे, उसको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ये हमने गैल्वानोमीटर में भी पढ़ा था। तो हम यहाँ पर इस तरह का मटेरियल चूज करते हैं, प्रेफर करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या करे? ज्यादा करे। तो ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। नंबर 1 नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करेगी, दूसरा वो कितने करीब है एक दूसरे पे, उस पर डिपेंड करेगी, और तीसरा जिस कोर के ऊपर आपने इसको बाउंड किया है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगी। इसको बेटा अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इज दैट क्लियर? अब लास्ट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं अगर m को डिस्कस करना चाहूं, m एज इट इज एप्सिलॉन s ओवर डेल्टा i ओवर डेल्टा t, ये आपके पास जी। EMF का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पेयर पर सेकंड। Agree? Yes, sir. So I can write it as volt second per ampere. Point to be noted, please. So the unit of mutual inductance is
वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, ये एमसीक्यूज है। एंड दिस इज आल्सो नोन एज हेनरी। This is also known as, so the unit of mutual inductance is Henry, which is equal to volt second per ampere. Volt second per ampere. Short question आ जाता है, short question. Define 1 हेनरी। 1 हेनरी की डेफिनेशन कीजिए प्लीज। हमने रट्टा नहीं लगाना डेफिनेशन को, हमने इधर से समझना है। मुझे यहां पर वैल्यू चाहिए 1 हेनरी। 1 हेनरी की वैल्यू कब होगी? 1 हेनरी की वैल्यू उस वक्त होगी अगर प्राइमरी कॉइल में करंट को इस तरीके से चेंज किया जाए कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो वो हो 1 ampere per second. If the rate of change of current in primary coil is 1 ampere per second and this induced an EMF of 1 volt in secondary coil, then the mutual inductance of these two coils is said to be 1 Henry. Repeat कर रहा हूं, if the rate of change of current in primary coil is 1 ampere per second and it induced an EMF of 1 volt in secondary coil, then the mutual inductance of these two coils is said to be 1 Henry. बेटा ये डेफिनेशन आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चन में, याद रखिएगा। इसके अलावा वो म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन भी पूछ लेता है। देखिएगा जरा, पेज नंबर 92 पर जाएं। जो लास्ट इक्वेशन दी हुई है उस लास्ट इक्वेशन के ऊपर उसने देखिए इसकी डेफिनेशन की हुई है, द रेशियो ऑफ एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इज नाउन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो बेटा लिखी हुई है, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। लीजिए, ये आज का लेसन है आपका, बाकी इंशाल्लाह कल हम स्टडी करेंगे।